अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे थिंकिंग। आज थिंकिंग का हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है क्रिएटिव थिंकिंग। हमने थिंकिंग इन लैंग्वेज देखा, थिंकिंग कॉन्सेप्ट्स देखा, इमेजेस एंड थिंकिंग देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने डिस्कस किया, डिसीजन मेकिंग हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज क्रिएटिव थिंकिंग। Creative thinking is defined as a way to look at and deal with problems in a unique and extraordinary way. Creative thinking क्या है कि इसके थ्रू आप चीज़ों को यूनिक वे में लेके चलते हैं। आप क्रिएटिविटी जो होती है ये बहुत कम लोगों में मतलब बहुत कम तो नहीं कह सकते, मतलब कुछ लोगों में पाई जाती है क्रिएटिविटी कुछ लोगों में पाई जाती है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं, डिफरेंट तरीके से देखते हैं। कुछ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट पाया जाता है और वो अपने जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को देखने का वो थोड़ा सा यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। द क्रिएटिव थिंकर्स आर एबल टू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड डिफिकल्ट एंड बोरिंग सब्जेक्ट इन अ फ्रेश एंड न्यू वेज। क्रिएटिव थिंकर्स जो होते हैं वो हर चीज़ में क्रिएटिविटी निकाल लेते हैं, बोरिंग चीज़ में भी क्रिएटिविटी निकाल लेते हैं। वो हर चीज़ में एक इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं। किसी बोरिंग चीज में भी वो कोई फनी बात कर देंगे। अच्छा, क्रिएटिविटी एक्चुअली होती क्या है पहले तो ये देखें हम। क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि ये जो पेंटिंग करते हैं वही क्रिएटिव है, ठीक है। क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में हो सकती है। अब डिफरेंट लोग डिफरेंट फील्ड्स में क्रिएटिव होते हैं। कुछ लोग पेंटिंग में क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफर ऐसे बहुत क्रिएटिव होते हैं, अच्छे होते हैं। कुछ कुकिंग में बड़े क्रिएटिव होते हैं, कुछ होम डेकोरेशन में बड़े क्रिएटिव होते हैं। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं क्रिएटिविटी की कि कुछ हर पर्सन अपनी जगह कहीं ना कहीं क्रिएटिव है, उसके अंदर क्रिएटिव पर्सन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वो डिपेंड करता है कि उसको प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि वो अपने क्रिएटिव एबिलिटीज को सामने ला सके। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उसको मिला कि वो अपनी क्रिएटिविटी को सामने दिखा सके, ठीक है। तो हर पर्सन कहीं ना कहीं क्रिएटिव होता है, हर पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव पर्सन छुपा हुआ होता है। कुछ लोग स्टडीज में बड़े क्रिएटिव होते हैं, बड़ी क्रिएटिविटी थिंकिंग उनकी होती है, क्रिएटिव अप्रोच होती है उनकी। तो ऐसे लोग बड़े दे थिंक एंड एक्ट क्रिएटिवली। वो सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी वो बड़े क्रिएटिवली करते हैं। तो क्रिएटिव पर्सन जो होता है वो चीज़ों को बड़े डिफरेंट और यूनिक अंदाज में देखता है। और कुछ लोग बड़े फनी क्रिएटर्स होते हैं, वो बड़े संजीदा से माहौल को भी पुर मज़ा जिसको कहते हैं ना वो बना देते हैं। ऐसे फनी जोक्स, अच्छे जोक्स सुना के, क्रिएटिव जोक्स सुना के। तो क्रिएटिविटी जो होती है वो मतलब डिफरेंट फील्ड्स में पाई जाती है। द क्रिएटिव थिंकर्स वेदर आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट is trying to create something new or something different. जो क्रिएटिव पर्सन होता है ये न्यू आइडियाज लेके आते हैं, न्यू मेथड्स बताते हैं चीज़ों के बारे में, न्यू और डिफरेंट चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं, नई चीज़ें क्रिएट करने में लगे रहते हैं ये लोग। They have new ideas and creative imaginations. Therefore, the product of creative thinking may be a new and unique way of conceptualizing the world around us. यानी ये दुनिया को देखते ही बड़े क्रिएटिव अंदाज से हैं,
कोई भी चीज, कुछ भी इन्होंने करना है बड़े क्रिएटिव तरीके से करना है। इनकी आम बात में भी क्रिएटिविटी झलकती है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं हर चीज के बारे में क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं, ये हर चीज के बारे में डिफरेंटली तरीके से सोचते हैं, डिफरेंट तरीके से चीजों को परसीव करते हैं, यूनिक तरीके से परसीव करते हैं, यूनिक तरीके से चीज पे सोचते हैं। जो पॉइंट्स आम इंसान जिस पे फोकस भी नहीं करता, ये वो पॉइंट्स निकाल के लाते हैं, वो नई चीजें निकाल के लेके आते हैं। तो वो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं। अब कुछ बैरियर्स होते हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग में देखने में आते हैं। कॉमन बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग, नंबर 1 इज इमोशनल बैरियर्स, नंबर 2 कल्चरल बैरियर्स, नंबर 3 परसेप्चुअल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स, अच्छा ये क्या होते हैं इमोशनल बैरियर्स? जो क्रिएटिव बंदा होता है ना, वो इमोशनल बहुत होते हैं। आपको पता है जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो कहीं ना कहीं काफी इमोशनल होते हैं। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो उनमें फियर ऑफ फेलियर काफी होता है, इनएबिलिटी टू टॉलरेंस। तो ये जो लोग होते हैं ये इनमें फेलियर का खौफ बहुत ज्यादा होता है, और ये सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं कि नहीं अपनी, फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट है, उसने ड्राइंग बनाई, अपनी ड्राइंग उसने रिजेक्ट कर दी कि नहीं इसमें ये भी खामी है, इसमें ये भी ड्रॉबैक है, इसका ये भी इसमें चीज़ ठीक नहीं है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं कि ये ना हो। फिर फियर ऑफ फेलियर भी है कि लोग रिजेक्ट ना कर दें, परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्शनिज्म जो है ना वो इनमें बहुत वो होता है कि भी परफेक्ट होनी चाहिए हर चीज़। तो ये इमोशनल बैरियर समटाइम्स इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करते हैं। इनके फियर ऑफ फेलियर की वजह से मार खा जाते हैं बाज़ दफ़ा, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म की वजह से बड़े मार खा जाते हैं। तो ये चीज़ें इनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं। उसके बाद है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स आपको पता है कि हर घर का एक अपना कल्चर, अपने हर सोसाइटी का एक कल्चर अपना होता है। तो उसकी बाउंड्रीज होती हैं, कल्चरल बाउंड्रीज कुछ होती हैं जो समटाइम्स आपके फेवर में नहीं होती। कुछ लोग क्रिएटिव हैं तो उसको मतलब कि किसी फील्ड में है, उसके उनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको आगे जाने के लिए पैसा नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे उसको आगे नहीं। जैसे हमने, अगर आपने मूवी देखी हो 3 इडियट्स, जो कि देखी होगी, उसमें वो जो एक आमिर खान का दोस्त होता है वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। वो कितना क्रिएटिव होता है फोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफर वो बनना चाहता होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उसके पेरेंट्स मानते नहीं है कि वो उसके फादर स्पेशली कि वो फोटोग्राफर बने। कमाएगा कहाँ से, भूखा मरेगा, ये कोई फील्ड है। तो ये कल्चर बैरियर्स होते हैं कुछ जो लोग क्रिएटिव लोगों को फेस करना पड़ जाते हैं। ये फिर आपकी परफॉर्मेंस ज़ाहिर है, क्योंकि हर शख्स हर फील्ड में क्रिएटिव नहीं होता, हर फील्ड के लिए सूटेबल नहीं होता। लेकिन मोस्टली हमारे कल्चर में इस चीज़ को समझा नहीं जाता। तो ये फिर आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है ये चीज़। फिर परसेप्चुअल बैरियर्स आ जाते हैं। परसेप्चुअल बैरियर्स में आ जाता है जी, इसमें आप देखते हैं कि समटाइम्स चीज़ों को परसीव किस तरह से करते हैं ना आप। जो क्रिएटिव पर्सन होता है, आम इंसान तो चीज़ों को आम तरीके से परसीव कर लेता है। जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करता है, डीपली परसीव करता है। तो वो फिर सेटिस्फेक्शन जो लेवल होता है ना वो बड़े मुश्किल से अचीव होता है क्रिएटिव लोगों का, क्योंकि वो चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी डीपली ऑब्जर्वेशन होती है उनकी, तो वो डीपली परसीव कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर वो सेटिस्फेक्शन लेवल की वजह से बहुत ज़्यादा हर्डल्स उनके सामने आती हैं। तो ये कुछ कॉमन बैरियर्स थे
क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। कुछ स्टेजेस हैं क्रिएटिव थिंकिंग की, जो एक क्रिएटिव थिंकर जिनको यूज करता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या अपनी लाइफ में। नंबर 1 है जी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? एज अ फर्स्ट स्टेप द प्रॉब्लम मस्ट बी डिफाइंड एंड द इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस आइडेंटिफाइड। सबसे पहले तो जाहिर है क्रिएटिव थिंकर जो होता है वो अपने प्रॉब्लम को देखता है, ठीक है, उसको देखता है, उसके बारे में सोचता है कि ये प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसको हर एस्पेक्ट से देखता है, हर डायमेंशन से देखता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वो डीपली ऑब्जर्वर भी होते हैं, वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं डीपली। आम इंसान इतना डीपली ऑब्जर्व नहीं करता, हमने चीजें देखा ठीक है बस गए। लेकिन जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो हर एस्पेक्ट से चीज को देखता है। तो सबसे पहले वो फिर अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसको मतलब हर डायमेंशन से किसी भी चीज को देखता है। उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है जी प्रिपरेशन की। जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है क्रिएटिव पर्सन अपनी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई उसने कर लिया, डिफाइन कर लिया, फिर प्रिपरेशन की स्टेज आ जाती है। आफ्टर आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम द थिंकर्स कलेक्ट द फैक्ट एंड मटेरियल्स कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर द न्यू सोल्यूशन। फिर उसके बाद वो उसके बारे में डाटा कलेक्ट करता है, उसकी इंफॉर्मेशन लेता है हर चीज के बारे में। यानी कोई काम करना उसने तो उसके बारे में सारी सोल्यूशंस सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा और डिटेल में करेगा। ये नहीं कि एक दो जगह से सुना और उसकी तसल्ली होगी, नहीं। सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो इतनी इजीली अचीव नहीं होता क्रिएटिव थिंकर्स का, तो वो डिटेल में उसकी प्रिपेयर करेगा अपनी जो भी वो करना चाह रहा है। थर्ड है जी इंक्यूबेशन। फिर थर्ड स्टेज है इंक्यूबेशन। इस स्टेज में क्या होता है जी द अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिव थिंकिंग आर आल्सो एट वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम ऑफ आइडियाज इंटरफेयरिंग विद द सोल्यूशन। यानी जब वो इंफॉर्मेशन क्रिएटिव थिंकर कलेक्ट कर लेता है तो कुछ अनकॉन्शियस चीजें, कुछ अनकॉन्शियस आइडियाज, अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन इंटरफेयर करती है आपकी कॉन्शियस इंफॉर्मेशन से। यानी आप रिकॉल करते हैं अपनी पुरानी मेमोरी को, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो सेव हुई हुई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं आप उस इंफॉर्मेशन को कि ये जो अब है सिचुएशन, करंट सिचुएशन है, तो उसके लिए जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करके आप सामने लाते हैं कि भी ये इस चीज का, इस करंट सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। फोर्थ में इल्यूमिनेशन है। ये है जी एन आइडिया फॉर द सोल्यूशन सडनली वेल्स अप इनटू कॉन्शियसनेस, इट अकर्स विद इट्स इनसाइट एक्सपीरियंस। इसमें जो आप इंक्यूबेशन में एक अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन आप ला रहे हैं वो इंफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस में आ जाती है, ठीक है, और आप रिकग्नाइज कर लेते हो अपने आइडियाज को, सॉल्यूशंस को, और सेलेक्ट कर लेते हो पॉसिबल फिजिबिलिटी आपकी क्या है, पॉसिबल सोल्यूशन आप एक ले लेते हो और अपनी फिजिबिलिटी देखते हुए आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कैसे अपने यानी क्रिएटिव थिंकर्स डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे उन्होंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे मतलब एक डिसीजन तक वो पहुंच जाते हैं इल्यूमिनेशन में। इंक्यूबेशन में जो थॉट्स, जो थिंकिंग उनकी आ रही है अनकॉन्शियस से, वो इल्यूमिनेशन स्टेज में वो फाइनली सामने आ जाती है, वो सब पिक्चर उसको क्लियर होती है क्रिएटिव थिंकर को, और वो डिसाइड कर लेता है व्हाट ही वांट्स टू डू, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेज, लास्ट स्टेज है वेरिफिकेशन की। द फाइनल स्टेप इज टू टेस्ट एंड क्रिटिकली इवेल्युएट द सोल्यूशन obtained during the stage of illumination.
इसमें वो क्रिटिकली अपने जो भी उसने किया है डिसाइड, उसको क्रिटिकली एवेल्युएट करता है, अपने प्रॉब्लम के डिसीजन को क्रिटिकली एवेल्युएट करता है कि जो सोल्यूशन उसने सेलेक्ट किया वो ठीक है या नहीं। हर पर्सपेक्टिव से उसको देखता है, उसको सोचता है, और फिर वो मतलब एक तरह से कहते हैं रोशनी डालना, वो दोबारा से उसको मतलब वेरीफाई करता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। ठीक है जी, तो ये थी इसकी स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग: ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। ये 5 स्टेजेस इसकी क्रिएटिव थिंकिंग की हैं। तो आज हमने ये क्रिएटिव थिंकिंग डिस्कस किया। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारा ये आज थिंकिंग का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया, उसके सब टॉपिक्स जितने थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो कुछ भी आपको अब ना समझ आए तो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।